नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी में। दरअसल ममता बनर्जी अब बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। 2 दिन से जो खबरें चल रही थी कि ममता बनर्जी के सामने नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए हैं, या कहा जाए कि नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लगाने की सोच रही थी। और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी में ये कुव्वत नहीं है, नरेंद्र मोदी ऐसा कर नहीं सकते, और नरेंद्र मोदी चाह कर भी अगर अमित शाह करना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी उनको करने नहीं दे रहे हैं। और जो गांधी बनने की ललक, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी बापू, जिसका जिनका चेहरा आप अपने नोट में देखते हैं, वो बनने की ललक जो नरेंद्र मोदी के अंदर थी, दरअसल उनको ऐसा कोई काम नहीं करवाने दे रही है जिससे वो यह इतिहास उनको एक ऐसे व्यक्ति की तरह याद करे जो लोकतांत्रिक सरकारों को गिरा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि ये लोकतांत्रिक सरकार है बंगाल, ये मैं आप तक छोड़ देता हूं, लेकिन ममता बनर्जी क्यों फंस गई है, जरा आज इसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। और ये जो, अगर आप बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे चलते हुए नंबर पर गूगल पे, फोन पे या फिर आप किसी भी माध्यम से सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप यूपी न्यूज लाइव को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया यूपी न्यूज लाइव 87 यूट्यूब पे चैनल है, आप कृपया जाए और जाकर उसे सब्सक्राइब करें, जहां मैं कुछ नए वीडियोस डालता हूं अलग अलग मुद्दों पर। बहरहाल खबर समझिए। आपको पता है कि ईडी की टीम गई थी बंगाल, और ईडी की टीम जो है आईपैक मीडिया, यानी कि जिसके प्रेरणता प्रशांत किशोर पीके थे और उनके सह डायरेक्टर जैन साहब थे। पीके तो अब साइडलाइन हो गए, और वो साइडलाइन हो गए और आईपैक का पैसा भी खा गए। लेकिन जो जैन साहब है, उनके घर ईडी गई थी रेड मारने, और ईडी को ममता बनर्जी ने बचा लिया। आपको पता है पुलिस कमिश्नर से लेकर जो है डीजीपी भी वहां पहुंच गए, और ममता ने किस तरीके से वो फोन जो जैन साहब का था, सॉल्ट लेक में उनका बंगला है साहब और बड़ा ऑफिस है, तो वो जो फोन जैन साहब का था जिसमें कोयला घोटाले से जुड़ी हुई चीजें, कहा जा रहा है कि बड़े दस्तावेज थे, और उस दस्तावेज में ममता बनर्जी और टीएमसी की रीढ़, फिलहाल जिसे टीएमसी की रीढ़ कहा जा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति का नाम, या फिर कहा जाए कि उससे जुड़े हुए तमाम दस्तावेज और ऐसे सबूत मौजूद थे, जिसके कारण ईडी को पूरी बेहतर तरीके से पता था कि वो कैसे अभिषेक बनर्जी, जी हाँ अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, सीधे तौर पर जेल जाते, क्योंकि कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी का भी नाम है, और कोयला घोटाला आपको पता है कितना बड़ा घोटाला था, जो सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी पर सवाल भी उठाता है और उनको कटघरे में भी खड़ा करता है। इस बीच मैं ये भी बता रहा हूं कि केंद्र सरकार की क्या एक बड़ा मूव है। इस बीच जब आपको पता है कि ईडी जब किसी राज्य में या किसी जगह रेड करती है, छापा मारती है या फिर अपनी चीजें करती है, तो उसके पास खुद की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती, खुद की पुलिसिंग नहीं है। सीबीआई के पास तो पुलिसिंग है, तमाम चीजें हैं, तो एक्ट लाइक अ पुलिस सीबीआई तो कर सकती है। दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट, वो तो उसके कारण सीबीआई के पास तो पावर है, लेकिन ईडी के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, और ना ही एक्ट ऑफ पुलिसिंग वो कर सकती है। तो उसे जब किसी राज्य में छापा मारना होता है तो उस राज्य की पुलिस की टीम का वो इस्तेमाल करती है। लेकिन आप सोचिए, बंगाल में छापा मार रहे और बंगाल की पुलिस क्या आपका सहयोग करेगी? और बंगाल के ही सरकार के खास अधिकारी, या फिर कहा जाए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के तमाम राज मौजूद है, क्या आप उसको छापा मारेंगे और बंगाल पुलिस आपके साथ होगी? बहरहाल आपको पता है कि छापा लगा, छापा लगने के बाद
ममता बनर्जी पहुंची और ममता बनर्जी ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया और ममता बनर्जी सड़क पर उतरी। इस बीच ईडी के अधिकारी कैसे जान बचाकर वहां भागे। कहते हैं कि दो एक पेन ड्राइव है जो ईडी के अधिकारियों के पास आ गई है दरअसल, और वो दो एक पेन ड्राइव। और बड़ा सवाल मैं एक और पूछता हूं, कैसे जब आपके यहाँ छापा लग रहा है तो जैन साहब ममता बनर्जी और डीजीपी को फोन करते हैं और डीजीपी राजीव कुमार कैसे पुलिस कमिश्नर और ममता बनर्जी के साथ वहां पहुंच जाते हैं? क्या ईडी ने एक फ्रीडम दिया था जैन को, या फिर कोई मोल है, कोई अंदर का गद्दार है ईडी के अंदर, या फिर ये पूरी जांच प्रणाली के अंदर है? ईडी पहुंचती है हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचती है, और कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचकर ईडी नॉक करती है और सुब्रा मुखर्जी जो है वो कहती है कि हम इस मामले की भी सुनवाई नहीं कर सकते, अभी बहुत ज्यादा भीड़ है। आप समझ रहे हैं? हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट कहता है कि अभी बहुत ज्यादा भीड़ है और इस मामले की हम अभी सुनवाई नहीं कर सकते। क्या हाईकोर्ट पर प्रेशर था? क्या हाईकोर्ट के जजेस पे प्रेशर था कि इस मामले को अभी मत सुनिए, इस मामले को अभी संज्ञान में मत लाइए, क्योंकि सरकार तो ममता बनर्जी की है और आपको रहना तो कोलकाता में ही है, तो बिजली पानी बहुत सारी चीजें। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा हूं हाईकोर्ट डर गया था, मैं तो सीधे कह रहा हूं कि हाईकोर्ट बहुत मामलों में कॉम्प्रोमाइज सा लगता है। जब वो आगे की डेट दे देते हैं और आगे की डेट देने के बाद हाईकोर्ट में जब ईडी की नहीं चलती है तो दरअसल ईडी निकलती है और ईडी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये मामला दरअसल रजिस्टर्ड होता है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ये मामला रजिस्टर्ड होता है वैसे ही ममता बनर्जी को पता चलता है कि दाव उल्टा पड़ गया है, दरअसल अब मैं फंस गई हूं। और इस फसावट से, और खास तौर से जब मुहाने चुनाव है और मेरा हारना लगभग तय है, इस वक्त मैं निकलूंगी कैसे, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सेनापति यानी अभिषेक बनर्जी जो हैं वो खुद जेल जाने वाले हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ईडी जाकर सबसे पहले कहती कि साहब इस मामले की सुनवाई करें। शनिवार के दिन सुनवाई नहीं होती और मंडे सुनवाई होती है। और जब ममता बनर्जी को लगता है कि उनका सेनापति अब अरेस्ट हो जाएगा क्योंकि उसके खिलाफ तमाम सबूत कोल घोटाले से जुड़े हुए हैं, तो ममता बनर्जी सबसे पहले क्या करती है, अपने चेले को यानी कि अपने वकील को यानी कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट भेजती है। और कपिल सिब्बल सबसे पहले अर्जी लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि साहब सबसे पहले हमारी सुनी जाए, यानी कि ईडी का पक्ष ना सुना जाए। पहले ये जो मामला हाईकोर्ट से ईडी ने मूव किया है सुप्रीम कोर्ट में, पहले उसे ना देखा जाए, पहले उस पर बात नहीं की जाए, यानी कि पहले ईडी का पक्ष ना सुना जाए, सबसे पहले हमारा पक्ष सुना जाए। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए कि कपिल सिब्बल ने ममता बनर्जी की घबराहट को, और ईडी भी ये जान चुकी है कि ममता बनर्जी की घबराहट या उनका एक तरीके से डर सबके सामने आ चुका है। जब कपिल सिब्बल इस बात को कहते हैं अर्जी लगा कि साहब सबसे पहले हमारी बात सुनी जाए, क्योंकि उनको पता है ईडी जैसे इस मामले में अपीयर करेगी, सॉलिसिटर जनरल जैसे इस मामले में अपीयर करेंगे और जैसे मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, तो ईडी के पास जो दस्तावेज है, ईडी के पास जो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का, डालने का, और जैन के पास जितने भी घोटाले से जुड़ी हुई चीजें हैं, या फिर कहा जाए कि जितना करप्शन का पैसा पार्क हुआ है, उसकी सारी चीजें और सब कुछ अगर सीधे तौर पर ईडी के पास है और ईडी उसे सुप्रीम कोर्ट में देती है, तो क्या कपिल सिब्बल कोई चाल चलने जा रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि मेरा आखिरी दाव था और आखिरी दाव वो चल चुके हैं। अब ईडी, या कहते हैं कि गृह मंत्रालय, इस पूरे मामले को किस तरीके से देखता है? क्या अभिषेक बनर्जी चुनाव से पहले जेल जाएंगे? और अभिषेक बनर्जी को जेल यात्रा कराने के लिए ही ये दाव चला गया था, क्योंकि ईडी को बहुत बेहतर तरीके से पता था, या फिर कहा जाए कि गृह मंत्रालय को बहुत बेहतर तरीके से पता था कि ईडी जैसे ही छापा मारेगी सबसे पहले ममता बनर्जी अपना धनबल लेकर वहां पहुंच जाएगी। तो क्या ममता बनर्जी अमित शाह के फांस में फंस चुकी है? ऐसा नहीं है कि अमित शाह को ये सारी चीजें नहीं पता थी या फिर सरकार को ये सारी चीजें नहीं पता थी।
तो अगर सरकार को ये सारी चीजें पता थी कि ममता बनर्जी इस हद तक जा सकती हैं, तो क्या ममता बनर्जी को फंसा दिया है सरकार ने? और इसका नतीजा क्या होगा? वाकई 2 दिन बाद जब कोर्ट खुलेगा तो सिब्बल की पहली सुनी जाएगी या ईडी की पहली सुनी जाएगी? और क्या ममता बनर्जी अब वाकई उनकी जान सासत में है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी का जाना जेल, और अभिषेक बनर्जी अगर गिरफ्तार होते हैं और उनके खिलाफ जांच निकलते हैं, क्योंकि अणुव्रत मंडल को लेकर जब सीबीआई ने शिकंजा कसा, ईडी ने शिकंजा कसा, तो ममता आगे नहीं आई, बल्कि पार्टी का सारा पैसा अणुव्रत मंडल के पास था। लेकिन अभिषेक की कौन सी ऐसी चीज है जो चुनाव से एंड पहले जो ममता को सासत में डालती है? वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में तैयार रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्कार।